दोस्तों जय हो बाबा केदारनाथ की। दोस्तों उत्तराखंड रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है केदारनाथ सीरीज। दोस्तों ज़्यादा सर्दी हो रही है, ज़्यादा सर्दी के कारण थोड़ा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ गया था, जिस कारण से एक दो दिन क्लास नहीं हो पाई है। दोस्तों बस अब मैं बाबा केदारनाथ जी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आपके सामने हूँ। दोस्तों आज फिर मैं धड़ाके से बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों मुझे दो पंक्ति याद आती है जो कमरे पर रहते हैं बच्चे उनके, कि वो आंगन, वो खिड़की, वो दर याद आता है। वो आंगन, वो खिड़की। दोस्तों अगर आपके दिल तक पहुंचे तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि वो आंगन, वो खिड़की, वो दर याद आता है। जब हम कमरे पे अकेले होते हैं तो अपना घर याद आता है। दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं इस सीरीज को। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। दोस्तों कलम सबके हाथ में होती है, लेकिन वो कलम भी कार्य नहीं करती है जब तक आपका हौसला न हो। इसलिए हौसला बड़ा रखिए, बड़ा होगा। दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 सितंबर को मनाया जाता है। 9 कब कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 सितंबर को मनाया जाता है। 9 सितंबर। और दोस्तों कब से मनाया जाता है? 2010 से मनाया जाता है। इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। 9 सितंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? 2010 से मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड स्थापना दिवस दोस्तों 9 नवंबर को मनाया जाता है। ये 9 सितंबर है, ये 9 नवंबर है। और ये 9 नवंबर स्थापना दिवस जब से मनाया जाएगा जब से राज्य का निर्माण होगा, राज्य की स्थापना होगी। आपको पता है दोस्तों उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यदि मैं यहीं पर एक प्रश्न आपसे और पूछूं कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था? दोस्तों आप सभी को पता है कि किसी भी राज्य का निर्माण देखिए पॉइंट नोट करना, किसी भी राज्य का निर्माण, या तो हम नया राज्य बनाएं, या हम राज्य का नामकरण दें। जैसे पहले राज्य का, जैसे हम अलग राज्य बनाएंगे तो उसका क्या नाम देंगे, या फिर हमें नाम बाद में बदलना हो तो हम नाम कैसे बदलेंगे, उसका आधार। तीसरा दोस्तों सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण। जो हम नया राज्य बना रहे हैं, वो जो नया राज्य हम बना रहे हैं वो किस अनुच्छेद के तहत बनाएंगे? तो दोस्तों याद रखना है कि नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का नामकरण, और या नंबर 4 पे एक पॉइंट और डाल दीजिए, नाम परिवर्तन, जैसे उत्तराखंड का हुआ था नाम परिवर्तन। दोस्तों नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का नामकरण, राज्य की सीमा का निर्धारण, कहाँ तक राज्य होगा, कितना बड़ा राज्य होगा, उसके यहाँ पर सीमा को कौन कौन राज्य छुएंगे दोस्तों, वो यहाँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय भी छूते हैं कोई कोई दोस्तों। नाम का परिवर्तन तो किस आधार अनुच्छेद से होता है? याद कर लेना है, अनुच्छेद 3 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के द्वारा। अनुच्छेद 3 कहाँ आता है दोस्तों? भारतीय संविधान के भाग 1 में आता है। अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए दोस्तों कि अनुच्छेद, जो भारतीय संविधान का भाग 1 है उसमें कितने अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक, यानी 4 अनुच्छेद आते हैं। और भारत का नाम क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, उसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 1 में है। मैं संविधान अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमारे नए राज्य का निर्माण या राज्य का नामकरण, या पहले उत्तरांचल नाम था बाद में उत्तराखंड बना है, तो किस अनुच्छेद के अनुसार? 3 के अनुसार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1858 में, नैनीताल में। नैनीताल दोस्तों कहाँ पड़ता है? कुमाऊं मंडल में। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने जब देख रहा था तो वहां पर नैनीताल को मैंने गढ़वाल मंडल में बोल दिया, लेकिन दोस्तों वो नहीं है, वो कुमाऊं मंडल में है। ये हमें पता है, वो हमें पता है दोस्तों, वो थोड़ा बहाव में भूल गया था, इसलिए आपको याद रखना है, उसको दिमाग में नहीं रखना बात। एशिया का दोस्तों क्या है? ये प्रथम है, याद रखना है। इसके बाद सुरकंडा पर्वत श्रेणी किसका अंग है? सुरकंडा पर्वत श्रेणी दोस्तों किसका अंग है? मध्य हिमालय का अंग है। किसका अंग है दोस्तों? मध्य
हिमालय का अंग है। और दोस्तों इस बात से आप सभी परिचित होंगे कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है वो 4 भागों में बाँटा वो 8 भागों में बाँटा गया है। उसमें से ये मध्य हिमालय एक भाग है। और अगर दोस्तों इसकी आपसे चौड़ाई पूछी जाए तो 70 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसके अनुसार दोस्तों परीक्षा वाणी के अनुसार इसके अनुसार दोस्तों परीक्षा वाणी के अनुसार इसकी चौड़ाई कितनी है, 70 से 100 किलोमीटर। और जितना भी उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन है, चाहे तराई क्षेत्र हो, भाबर क्षेत्र हो, शिवालिक क्षेत्र हो, ये कोई मध्य हिमालय क्षेत्र हो, ट्रांस हिमालय हो दोस्तों, उसमें सबसे चौड़ा क्षेत्र यही है। सबसे चौड़ा क्षेत्र दोस्तों यही है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं उत्तराखंड के अंदर, तो इसी में पाए जाते हैं। यहीं से आपको समझ जाना है दोस्तों, जब ये चौड़ा क्षेत्र होगा तो सर्वाधिक क्षेत्रफल भी इसी में आएगा, और सर्वाधिक क्षेत्रफल जब इसी में आएगा तो सर्वाधिक वन भी किसी में आएंगे, इसी में ही आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला किस में है, तो मध्य हिमालय में है सर्वाधिक वन। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए खनिज भी सर्वाधिक कहाँ होंगे, मध्य हिमालय में ही होंगे। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। एक आप जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए कि शिवालिक शिवालिक पहाड़ियों को और क्या कहा जाता है। शिवालिक पहाड़ियों को और क्या कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है मैनाक पर्वत भी कहा जाता है, मैनाक पर्वत भी कहा जाता है, और शिव की बोहें भी कहा जाता है। शिव की बोहें याद रखना है शिवालिक पहाड़ियों को। और शिवालिक पहाड़ियों को दोस्तों हिमालय का पैर भी कहा जाता है, हिमालय का पैर या पाद भी कहा जाता है, हिमालय का पैर भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अलगाड़ किसकी सहायक नदी है, बताइए दोस्तों, अलगाड़ किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। अलगाड़ किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है, कौन बताएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी से टाइप कर दीजिए। यमुना का उद्गम होता है दोस्तों उत्तरकाशी से। कहाँ से होता है, उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में है दोस्तों, गढ़वाल मंडल में है। और उत्तरकाशी दोस्तों एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड में जो ये उत्तरकाशी जिला हिमाचल प्रदेश और चीन की सीमा को छूता है, चीन की सीमा को छूता है। अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश को किस दिशा से छूता है दोस्तों, तो ये पश्चिम दिशा से छूता है, उत्तराखंड के पश्चिम में है हिमाचल प्रदेश, और ये उत्तर में है दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर यमुना नदी का उद्गम की बात कर रहे थे हम। स्थान ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री कांठा ग्लेशियर, यमुनोत्री कांठा ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, यमुना में पड़ता है दोस्तों। और एक चीज और भी आप जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए दोस्तों, यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, एक अलगाड़ है। जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है दोस्तों, टोंस नदी है, टोंस नदी है। और टोंस नदी के ही दोस्तों एक यहाँ पर मंदिर का भी याद रख लेना, ये पेपर में आ जाता है। टोंस नदी के तट पर ही है टपकेश्वर मंदिर, टपकेश्वर मंदिर। टपकेश्वर पूरा नाम है टपकेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों। टपकेश्वर महादेव मंदिर है तो किससे संबंधित होगा, भगवान शिव से संबंधित होगा। अर्थात उत्तराखंड है ही भगवान शिव की नगरी, इसलिए तो हमने शुरू किया है केदारनाथ सीरीज। और दोस्तों बस इसको आपका बहुत प्यार मिल रहा है दोस्तों, इसी प्रकार से इसको आप सभी बच्चों को पहुंचा दीजिए ताकि बच्चों का फायदा हो जाए। तो ये टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, टोंस नदी के तट पर है दोस्तों। और फिर आपसे पूछा जाए टोंस नदी कहाँ बहती है, देहरादून में बहती है दोस्तों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए। टपकेश्वर मंदिर अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है दोस्तों, देहरादून में। और दोस्तों चूंकि रिवीजन क्लास है, मैं सारा रिवीजन कराना चाहता हूँ आपको। यहीं पर एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पर दोस्तों एक स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, वहां से रूपिन नाम की नदी निकलती है, रूपिन और सोपिन इस प्रकार से निकलती है दोस्तों। ये रूपिन है, इधर सोपिन नदी है। यहाँ पर हनोला जगह पड़ती है दोस्तों, ये हनोला के बाद से ही इसका नाम टोंस होता है। क्या होता है दोस्तों, टोंस होता है। और दोस्तों ये जो हनोला है ना, यहाँ पर जौनसारियों का सबसे प्रसिद्ध मेला लगता है। आपसे अगर पूछा जाए जौनसारियों का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है, हनोला में लगता है, और जगह कहाँ पड़ती है, देहरादून में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुमाऊं व गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन है दोस्तों, बाम शाह। और अगर आपसे पूछा जाए कुमाऊं का प्रथम सूबेदार कौन है, जोगामल शाह। याद रख लेना दोस्तों, इसको भी नोट्स बनाइए। दूसरा,
चंद वंश में चाराल का संबंध किससे है? चाराल का दोस्तों, इसको हम बूढ़ा, चार बूढ़ा भी कहते हैं, या इसको इस प्रकार से भी आपको लिखा मिलेगा, चाराल। दोस्तों क्या थे चाराल? जैसे ही ये कुमाऊं में है और चंद वंश से संबंधित है, एक पॉइंट तो यही है कि ये चंद वंश से संबंधित है। चंद वंश का जो संस्थापक माना जाता है दोस्तों, वो सोमचंद को माना जाता है। सोमचंद माना जाता है कि झूसी प्रयागराज से आए थे, और प्रयागराज से जब चंपावत पहुंचे तो दोस्तों यहाँ चंपावत में इन्होंने एक किला बनाया था। उस किले का नाम था राजबोंगा का किला। राजबोंगा का किला दोस्तों, यही तो बनाया था, राजबोंगा का किला। और दोस्तों राजबोंगा के किले के जैसे ये किला है, इसके चारों तरफ चार किलेदार नियुक्त किए थे दोस्तों, चार किलेदार नियुक्त किए थे, ये चार किलेदार नियुक्त किए थे दोस्तों। ये जो चार किलेदार है, इन्हीं को कहा जाता है चार आल। चार आल कहा जाता है दोस्तों इनको, चार आल। वो यहीं पर है। और दोस्तों इस बात का आपको बहुत अच्छे से और ध्यान रखना है कि ये चंपावत में बनाए थे। कहाँ पर दोस्तों? चंपावत में, चंपावत में। तो यहाँ पर याद रखना। इसके बाद मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड तो वैसे मंदिरों की नगरी ही है, लेकिन जहाँ सर्वाधिक उत्तराखंड में भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको मंदिरों की नगरी कहा जाता है दोस्तों, तो वो क्या है? द्वाराहाट। और द्वाराहाट कहाँ पड़ता है दोस्तों? अल्मोड़ा में पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है। फिर मैंने आपको बताया था, अगर चांदी की बात करें उत्तराखंड में, चांदी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अल्मोड़ा में ही पाई जाती है चांदी के। जो यहाँ पर कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता, तो दोस्तों इसको भी आप जल्दी जल्दी से बता दीजिए, किसने की थी दोस्तों? यहाँ पर कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? हरगोविंद पंत ने। किसने? हरगोविंद पंत ने। कब की थी दोस्तों? 1920 में। और कहाँ की थी दोस्तों? चंपावत में। चंपावत में, चूंकि कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? चंपावत में। दोस्तों हरगोविंद पंत ने, क्षमा चाहता हूँ ये थोड़ा सा हमने गलत हो गया, काशीपुर में दोस्तों। कहाँ पर? काशीपुर में, काशीपुर में। दोस्तों काशीपुर कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में पड़ता है, उधम सिंह नगर में पड़ता है। उधम सिंह नगर उत्तराखंड का एक ऐसा जिला है जिसकी लगभग आकृति आयताकार है। आयताकार है दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको, जिसकी लगभग बात कर रहे हैं हम। ये कहा हरगोविंद पंत ने 1920 में इसकी अध्यक्षता की थी। कहा दोस्तों? काशीपुर में। और काशीपुर कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में। अगर उधम सिंह नगर की आपको लगभग आकृति पूछी जाए तो लगभग आयताकार है दोस्तों। यहाँ पर आगे खेती खान का सूर्य मंदिर। खेती खान का दोस्तों सूर्य मंदिर कहाँ पर है? इसको भी आप बता दीजिए। खेती खान का सूर्य मंदिर, खेती खान का सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ है? लोहा घाट में। और लोहा घाट कहाँ पड़ता है दोस्तों? चंपावत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चंपावत में पड़ता है दोस्तों। उसी प्रकार से कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है दोस्तों? चमोली में पड़ता है। दोस्तों हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में जितने भी मंदिर है सूर्य देव के, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप वहां से जा करके उनको देख सकते हैं। बस वो क्या हुआ दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उसमें आवाज नहीं आ पाई। तो दोस्तों इसी प्रकार से आवाज के लिए मैं नई वीडियो बनाऊंगा एक अच्छे से। उत्थान समाचार पत्र के संपादक, उत्थान समाचार पत्र के संपादक कौन है दोस्तों? ज्योतिष प्रसाद माहेश्वरी। कौन है? ज्योतिष प्रसाद माहेश्वरी। इसका प्रकाशन कब हुआ दोस्तों? 1937 में। और यह अखबार कैसा था? साप्ताहिक अखबार था। इस प्रकार का प्रश्न भी दोस्तों यहाँ पर एक बार इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न भी पूछता है आपसे। खिलती कलिया योजना का संबंध किससे है? दोस्तों खिलती कलियां एक तरीके से किसको कहा जाता है? बच्चों को कहा जाता है। तो बच्चे खिलती कलियां होते हैं, और खिलती कलियां उनके पालन पोषण के लिए है। तो क्या है? ये बाल पोषण के लिए है। कब से शुरू है दोस्तों? 2015 से शुरू है, याद रखना है इसको। उत्तराखंड किसान रतन सम्मान, उत्तराखंड किसान रतन सम्मान दोस्तों, यहाँ पर ये उत्तराखंड किसान रतन सम्मान, ये किसानों को किसान निधि देने से संबंध है दोस्तों। कब से शुरू है? 2010 से शुरू है। इसके बाद दोस्तों अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना दोस्तों, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना आप बता दीजिए कब से शुरू है दोस्तों। ये जैसे भारत आयुष्मान योजना है, भारत आयुष्मान
योजना। भारत आयुष्मान योजना के तहत भारत सरकार बीपीएल, जिसका भी उसमें नाम होता है दोस्तों, बीपीएल परिवार वाले, उनको 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार देती है दोस्तों। ये बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों, जिनको ज़रूरत होती है इसकी उसको पता चल जाता है। ये बहुत अच्छा सरकार का कदम है। उसी तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी अटल आयुष्मान योजना शुरू की है दोस्तों। और ये शुरू कब की है दोस्तों? 25 दिसंबर 2018 से की है। किसने की है दोस्तों? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार का ये भी बहुत ही सराहनीय कार्य है दोस्तों। देखिए, गढ़वाल कमिश्नरी कब सृजित की गई? 1973 में दोस्तों, इसको याद रखना है। 1973 में। चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है दोस्तों? इसका उत्तर देखते हैं कौन कौन जल्दी जल्दी टाइप करता है। यह है चंद्रकोट पर्वत पर। चंद्र से चंद्रबदनी, चंद्र से ही चंद्रकोट पर्वत पर। और कौन बताएगा दोस्तों? जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए दोस्तों कि ये चंद्रबदनी या चंद्रकोट कहाँ पर पड़ता है। बिल्कुल टिहरी में पड़ता है। और ये टिहरी वही है दोस्तों जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। किसका? अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? देवप्रयाग में। और यहीं पर ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है कि जहां पर रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। किनका? रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने अंतिम दिनों में यहीं पर तपस्या की थी दोस्तों। यहीं पर क्या की थी? तपस्या। और लक्ष्मण जी ने तपस्या कहाँ की थी दोस्तों? टिहरी गढ़वाल में ही यहीं पर एक तपोवन है, वहां पर तपस्या की थी। और दोस्तों, माता सीता यहीं पर देवप्रयाग में ही एक पट्टी है दोस्तों, सितौन शिव पट्टी कहा जाता है। सितौन शिव पट्टी में सीता जी माता समा गई थी, इसलिए यहीं पर उन्होंने तपस्या की थी। दोस्तों, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको शुरू करते जाइए। मेघदूत का, पहले तो मेघदूत के रचनाकार कौन है दोस्तों? महाकवि कालिदास। कौन है? महाकवि कालिदास। और महाकवि कालिदास का आपसे जन्म भी पूछ सकता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म कविल्टा में हुआ है। और कविल्टा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है दोस्तों। उत्तराखंड के किसमें? रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है दोस्तों। रुद्रप्रयाग जिला उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में है। छाप दीजिए दोस्तों, उत्तराखंड के कहां पर है? गढ़वाल मंडल में है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम भी किसकी है? कालिदास की। कुमार संभव भी किसकी रचना है? कालिदास की। और दोस्तों, मेघदूत भी किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की। और महाकवि कालिदास की रचना का, मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया दोस्तों? धर्मानंद जमलोकी ने। ये याद रखना है, धर्मानंद जमलोकी। प्रश्न बन सकता है दोस्तों ये। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संबंध किससे है दोस्तों? इसको भी टाइप कर दीजिए आप। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संबंध किससे है दोस्तों? मुख्यमंत्री, देखिए वात्सल्य शब्द से ही आपको समझना है कि वात्सल्य वो होता है जब माँ बच्चों के लिए प्रेम करती है। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो बड़े हैं ना दोस्तों, बड़ों का जो छोटों के प्रति प्रेम होता है, छोटों के प्रति प्रेम, उसको कहा जाता है दोस्तों। तो वात्सल्य योजना ये उत्तराखंड सरकार की बहुत अच्छी पहल है दोस्तों, जो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार कार्य कर रही है। ये क्या है दोस्तों? ये अनाथ जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चों को सहारा देने के लिए है। अनाथ बच्चों से संबंधित है दोस्तों। किससे है? अनाथ बच्चों से संबंधित है। ये याद रखना दोस्तों। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किससे संबंधित है? नौवा नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया दोस्तों? नौवा नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया दोस्तों? श्रीनगर को दिया गया है। और श्रीनगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और पौड़ी गढ़वाल का तो आपको पता है दोस्तों, गढ़वाल मंडल में पड़ता है। और एक बहुत अच्छा सा पॉइंट और देख लेंगे, ये जो श्रीनगर है दोस्तों, ये अलकनंदा नदी के किनारे पड़ता है। अलकनंदा नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों, ये अलकनंदा नदी। और दोस्तों, एक चीज और मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अलकनंदा नदी किस प्रकार की घाटी में बहती है? अलकनंदा नदी किस प्रकार की घाटी में बहती है दोस्तों? ये बहती है फूलों की घाटी में। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, ये भी गलत हो गया। किस आकार की घाटी में बहती है? प्रश्न है
किस आकार की घाटी में बहती है? किस आकार की घाटी में बहती है दोस्तों? वी आकार की घाटी में बहती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वी आकार की घाटी में बहती है। इसी प्रकार से समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों बन सकता है, इसलिए मैंने इसको दे दिया है। समान कार्य के लिए समान वेतन। आप देखते हैं उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी, लेखपाल पटवारी की वैकेंसी है दोस्तों। अगर इस लेख पुलिस के पद पर महिला और पुरुष दोनों भर्ती हो जाते हैं तो दोस्तों आपको पता है ऐसा नहीं है कि पुरुषों की तनख्वाह जो है वो ज्यादा होगी और महिलाओं की कम होगी, नहीं। जब समान कार्य तो समान वेतन दिया जाएगा दोस्तों। ये किस में आता है? ये डीपीएसपी में आता है दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसमें आता है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हैं दोस्तों? 4 में दिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक। और दोस्तों एक बात और आपको लिखना है कि डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का उद्देश्य है दोस्तों लोक कल्याण। लोक कल्याण। लोक कल्याण की भावना के लिए एक राज्य इनको लगाता है, इनको राज्य लागू करता है। लेकिन दोस्तों एक बात और आपको समझनी बहुत ही अच्छी सी, कि डीपीएसपी भारतीय संविधान का एक ऐसा भाग है जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें सभी अनुच्छेद राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। जब राज्य योग्य होगा, जब राज्य योग्य होगा, राज्य के पास पैसा खर्च करने के लिए होगा, तभी दोस्तों राज्य क्या करेगा? डीपीएसपी को लागू करेगा। और दोस्तों इनको अगर राज्य, आपको देखिए आप पता है, राज्य सरकार, अगर राज्य सरकार किसी विभाग में नौकरी नहीं निकाल रही है दोस्तों, तो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि राज्य के पास पैसा नहीं है। इसलिए जब राज्य के पास पैसा होगा दोस्तों, जब कोई भर्ती हो जाते हैं व्यक्ति, तो उनको सैलरी भी चाहिए होती है, पेपर कराने का भी खर्चा होता है दोस्तों। तो ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार के जितने भी कार्य हैं, जैसे पंचायती राज है दोस्तों, हमारे यहाँ उत्तराखंड हरिद्वार की बात ले ले, चुनाव लगभग 7 साल में हुआ है दोस्तों, जबकि चुनाव ग्राम पंचायत का कितने वर्ष में होना चाहिए? 5 में। तो इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि अनुच्छेद 40 में है क्या? पंचायती राज। अनुच्छेद 40 में क्या है दोस्तों? पंचायती राज। और अनुच्छेद 40 का आता है 36 से 51 के बीच में, और 36 से 51 के बीच में आता है तो डीपीएसपी में आता है। इसका अर्थ ये कि दोस्तों इन डीपीएसपी को हम किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं दोस्तों। इस बात को आपको याद रखना, ये लोगों के कल्याण के लिए होते हैं, राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। आगे देखिए, गुप्त काल के चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त काल में दोस्तों जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको रूपका या रुपयक कहा जाता था। ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको दिया है। उत्तराखंड नाम परिवर्तन, सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं वहीं पर जो हमने लिखा कई बार। स्थापना कब होगी उत्तराखंड की? 9 नवंबर 2000 को। और दोस्तों जब ये राज्य बनेगा तब इसका नाम क्या रखा गया था? उत्तरांचल। तब क्या रखा गया था दोस्तों? उत्तरांचल। फिर दोस्तों ये उत्तरांचल कब तक रहेगा? दोस्तों ये रहेगा 31 दिसंबर 2006 तक। 31 दिसंबर 2006 तक नाम क्या रहेगा? उत्तरांचल। और दोस्तों नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन कब हो जाएगा? नाम परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों 1 जनवरी 2007 को। और 1 जनवरी 2007 को नया नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, जो वर्तमान में हम देख रहे हैं? उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाए नाम परिवर्तन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2007 को। नाम क्या रखा गया? उत्तराखंड, उत्तर का खंड। दोस्तों एक चीज और समझना है आपको दोस्तों, ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? ये हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्तों बताया है। किस अनुच्छेद के तहत हुआ है दोस्तों? ये हुआ है दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 3 के तहत। और दोस्तों आपको पता है ये अनुच्छेद में 3 में जो भारतीय संसद है वही संशोधन करके राज्य का नामकरण या दोस्तों उसका सीमा का निर्धारण कर देती है। दोस्तों इसके बाद एक चीज और आपको बताना है कि उत्तराखंड किससे अलग होकर बना है।
उत्तराखंड किससे अलग होकर बना है? उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। तो अर्थात ही हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड बनने से पहले या उत्तरांचल बनने से पहले ये जो भाग था किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद क्या बन गया? ये उत्तराखंड बन गया है, जिसको आज वर्तमान में उत्तरांचल उत्तराखंड जानते हैं। पहले ये उत्तरांचल था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों फूलों की घाटी किस घाटी में स्थित है? ये बहुत अच्छा सा एक शब्द है, जहां पर फूलों की घाटी। तो दोस्तों हम उसको जब कह रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फूल है, लेकिन उसको स्थानीय भाषा में, गढ़वाली भाषा में क्या कहा जाता है जिस वो घाटी में स्थित है? दोस्तों उसको कहा जाता है भयुंडार घाटी। क्या कहा जाता है दोस्तों? भयुंडार घाटी। और भयुंडार घाटी किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ये गढ़वाली भाषा का शब्द है। इस बात का आपको याद रखना है दोस्तों। फूलों की घाटी की बहुत अच्छी सी दोस्तों आपको पता है, बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं। इनके नाम है फूलों की घाटी को, फूलों की घाटी के नाम भी याद रख सकते हैं दोस्तों। इसको फ्रैंक स्माइथ घाटी भी कहते हैं। क्या दोस्तों? फ्रैंक स्माइथ घाटी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इसकी खोज की थी दोस्तों। उसके बाद इनको एक नाम हमने अभी सुना, भयुंडार घाटी भी कहते हैं। और दोस्तों एक और नाम भी सुना है आपने, इसको बैकुंठ घाटी भी कहते हैं। बैकुंठ घाटी भी कहते हैं दोस्तों। ये सभी के सभी नाम याद रख लीजिए। और दोस्तों स्कंद पुराण के केदार खंड में, याद रख लिए इसको, स्कंद पुराण के केदार खंड में क्या कहा गया है दोस्तों? नंदन कानन, नंदन कानन। क्या कहा गया है दोस्तों? नंदन कानन। और दोस्तों अभी अभी हमने एक पुस्तक पढ़ी है महाकवि कालिदास की, नाम था मेघदूत। मेघदूत में क्या कहा गया है दोस्तों? फूलों की घाटी को अलका कहा गया है। और यहाँ पर अलकापुरी भी मिलेगा आपको दोस्तों कहीं पर, अलकापुरी। यही मनुष्यों के पूर्वज आदि जो है उनको मनु कहते हैं। मनु का निवास स्थान भी यही अलकापुरी है दोस्तों। और दोस्तों उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग भी इस फूलों की घाटी में ही देखने को हमें मिलते हैं दोस्तों। ये याद रखना है इनको, बैकुंठ घाटी, भयुंडार घाटी, फ्रैंक स्माइथ घाटी, केदार खंड में इसको क्या कहा गया? नंदन कानन कहा गया है। और मेघदूत में इसको क्या कहा गया है दोस्तों? अलका कहा गया है या अलकापुरी कहा गया है। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद करते चलेंगे दोस्तों। और फूलों की घाटी के बर्बादी का खतरा बना हुआ है एक पौधा। दोस्तों फूलों की घाटी के बर्बादी का एक पौधा बहुत खतरा बना हुआ है, एक पौधा, उस पौधे का आपको नाम बताना है। ये भी ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है। नाम है अमेला, या इसको कहा जाता है नट ग्रास या पोलीगोनम। ये याद रखना है दोस्तों, ये तीन में से कोई भी नाम आ सकता है आपकी परीक्षा में। इसके बाद दोस्तों राज्य की दूसरी फूलों की घाटी, देखिए राज्य में जो चमोली में स्थित है दोस्तों फूलों की घाटी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चमोली में स्थित है। इसके बारे में मैं आपको पहले बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से पिछली वीडियो देखेंगे आप दोस्तों। ये जो यहाँ पर अगला प्रश्न ये है, इस प्रकार के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो ये चमोली में फूलों की घाटी स्थित है, इसको छोड़ करके अन्य फूलों की घाटी किसे किसे कहा जाता है? अन्य भी फूलों की घाटी है दोस्तों, परंतु ये क्या फूलों की घाटी, ये सबसे बड़ी है राज्य की। और दोस्तों एक चीज का और भी आपको पता है, ये जो चमोली में फूलों की घाटी है, इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। विश्व क्या किया गया है दोस्तों? विश्व धरोहर घोषित किया है। किसने किया है दोस्तों? इस चीज का आपको पता है। कब किया है दोस्तों? 2005 में किया है। अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं इस फूलों की घाटी की स्थापना नेशनल पार्क के रूप में कब की गई थी? 1982 में की गई थी, 1982 में। इस चीज का भी आपको याद रखना है। ये रहा दोस्तों राज्य की दूसरी फूलों की घाटी। राज्य की दूसरी फूलों की घाटी एक कहलाती है दोस्तों चिनाब फूलों की घाटी। चिनाब फूलों की घाटी कहाँ पड़ती है? चमोली में। पूछ सकता है निम्न में से कौन राज्य की फूलों की घाटी नहीं है, या निम्न में से कौन दूसरी फूलों की घाटी में आता है? तो पहली चिनाब घाटी जो कि चमोली में है। इस दूसरी मल्लू रोखनी घाटी कहाँ पर है दोस्तों? चमोली में है। मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। याद रखना दोस्तों, मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ पर? उत्तरकाशी में। जोराई फूलों की घाटी कहाँ पर है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में, याद रखना दोस्तों। और अभी तक जितनी भी ये हमने पढ़ी है दोस्तों, ये जो है मांझीवन फूलों की घाटी, ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की
सीमा पर स्थित है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो माझीवन फूलों की घाटी है उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। और सभी के सभी अभी तक की जो आपने पढ़ी है टिहरी गढ़वाल उत्तरकाशी चमोली कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में है। और मुख्य फूलों की घाटी भी कहाँ पर है दोस्तों? गढ़वाल मंडल में है। इसके बाद छियालेख फूलों की घाटी, छियालेख फूलों की घाटी कहाँ पर है दोस्तों? छियालेख फूलों की घाटी भी पिथौरागढ़ में है। और छियालेख फूलों की घाटी भी कहाँ पर है दोस्तों? पिथौरागढ़ में है। और दोस्तों एक चीज आपको और बहुत अच्छे से मैं बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी है, आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि फूलों की घाटी का धार्मिक महत्व क्या है। देखिए आपने ये प्रश्न नहीं सुना होगा अभी तक, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा कीमती और बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकता है कि ये फूलों की घाटी का धार्मिक महत्व क्या है। क्या हो सकता है दोस्तों? हनुमान जी जो रामायण काल में हनुमान जी और राम जी जो है मूर्छित, लक्ष्मण जी, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो उनके लिए जो संजीवनी बूटी लेकर के आए थे हनुमान जी, वो हमारे उत्तराखंड से ही लेके आए थे दोस्तों। और उत्तराखंड में भी कहाँ से? फूलों की घाटी से लेकर के आए थे। तो वो संजीवनी बूटी जो थी वो दोस्तों इसी फूलों की घाटी में स्थित थी, जिसको हनुमान जी लेकर के गए थे और जिसने श्री राम जी के प्राण बचाए थे। आपको पता है? तो दोस्तों देख, इस चीज को भी आप समझ सकते हैं कि इस फूलों के घाटे का जो महत्व है वो हमारे धार्मिक कार्यों से भी जुड़ा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो दोस्तों इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि किस बुग्याल से हिमालय का भव्य दर्शन होता है। अगला प्रश्न, एक एक और बहुत अच्छा सा प्रश्न हम देख लेते हैं कि ये जो हम दोस्तों फूलों की घाटी पढ़ रहे हैं, यहाँ से भी एक आया प्रश्न बहुत अच्छा कि फूलों की घाटी, इसको जो हमारा नेशनल पार्क है ये हमने इसको बाद में घोषित किया दोस्तों, उससे पहले ये बुग्याल है। हमने ये एक पहले क्या है दोस्तों? बुग्याल है। अगर आपसे पूछा जाए क्या फूलों की घाटी भी एक बुग्याल है? बिल्कुल बुग्याल है। पहले क्या है? ये बुग्याल है। इसको नेशनल पार्क हम कब घोषित करेंगे दोस्तों? 1982 में करेंगे। और जब ये लगेगा दुनिया के सामने, फ्रैंक स्माइथ के प्रयासों से ये दुनिया के सामने जाएगी, दुनिया को पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी किस्म के बहुत ज्यादा फूल है। परीक्षावाणी कहती है कि इसमें 500 किस्म के फूल है दोस्तों। और फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स कहती है कि इसमें लगभग 2500 किस्म के पुष्प है। तो दोस्तों पुष्प एक बहुत ही ज्यादा मनमोहिनी चीज है। आपको पता है कैसा भी व्यक्ति हो वो फूलों के ही चक्कर में आ ही जाता है। ये बात आपको समझनी है। तो दोस्तों ये फूलों की घाटी जो है ये एक खुद में पहले बुग्याल है। तो यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि किस बुग्याल से हिमालय का भव्य दर्शन होता है। आप उस बुग्याल पे जाएंगे तो आपको हिमालय दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक बुग्याल दिखाई, हिमालय दिखाई देगा हमारा। तो किससे होता है दोस्तों? यहाँ ट्रिक बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। बुग्याल, ब से बुग्याल और ब से ही बगजी, बगजी बुग्याल से ही दोस्तों किसका दर्शन होता है? हिमालय का। नाम क्या है? बगजी बुग्याल, बगजी बुग्याल। ये दोस्तों बगजी बुग्याल है। और दोस्तों इस बात को आपको समझना है कि ये बगजी बुग्याल कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। और यहीं पर मैं आपसे एक और प्रश्न कर रहा हूँ, इसको आप टाइप कर दीजिए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है दोस्तों? बेदनी बुग्याल है। और बेदनी बुग्याल भी कहाँ पड़ता है दोस्तों? चमोली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड राज्य में चमोली का बहुत महत्व है दोस्तों। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी भी कहाँ से निकलती है? चमोली से निकलती है दोस्तों। इस बात का आपको पता है। यहीं पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल भी यहीं पर स्थित है। यहीं पर हेमकुंड साहिब स्थित है, फूलों की घाटी स्थित है, पुष्पावती नदी बहती है। तो दोस्तों ये अगला जो मैं टॉपिक रखने वाला हूँ उत्तराखंड के समस्त बुग्याल का, जो अगली वीडियो आएगी मैं उसमें उत्तराखंड के समस्त बुग्याल लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको बुग्याल के बारे में एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है और उस बड़े बुग्याल की विशेषता क्या है। और दोस्तों यहाँ पर आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं दोस्तों। अगर आगे भी कुछ, हाँ दोस्तों अभी रोकते नहीं है, कुछ और पढ़ते हैं थोड़ा सा। नैनीताल के ताल, ताल क्या होता है आपको पता है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। कौन से में दोस्तों? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर झीलों को ताल भी कहा जाता है।
तो हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, नैनीताल के ताल। ट्रिक आपको अजीब से लगेगी, पर यह है कि अगर आपने एक बार ट्रिक रट ली तो दोस्तों आप उसको भूल नहीं पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि नैनीताल में 9 ताल है, और नैनीताल के 9 ताल ट्रिक के साथ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बस आपको अजीब नहीं करना, आपको पता है जिस चीज को आपको अपना बनाना होता है ना दोस्तों, बस उससे आप रोज मिलिए, वो चीज आपकी हो जाती है। क्योंकि इस दुनिया में आदत बड़ी चीज है, जिस चीज को आपकी आदत हो जाती है ना, वो आपका हो जाता है। तो जो ये मेरी ट्रिक है, बस आप इससे रोज रोज मिलिएगा, इसको कई बार पढ़िएगा, ये आपकी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं नैनीताल के ताल। पहला ताल है, यहाँ पर ट्रिक है, ये ट्रिक है दोस्तों, खुर सूखा मल सड़ी। दोस्तों मैं एक अक्षर से भी बना सकता था ट्रिक, लेकिन वो एक अक्षर वाली आपके पास बहुत हो रही होगी, इसलिए आप यहाँ समस्या में ना पड़े, मैंने इसलिए लिखाया खुर सूखा मल सड़ी हरी सात हरी सात नौ कुछिया। यानी हरि के साथ 9 कुछिया भीम नैनीताल में, नैनीताल में। दोस्तों नैनीताल का अर्थ क्या है कि नैनीताल जिले में, आपको याद रहेगी। जब अगर आपने खुर से शुरू कर दिया तो नैनीताल में रुकेंगे, तो दोस्तों इसका अर्थ यह है कि ये झील हम नैनीताल की कर रहे हैं। तो यानी मैंने हर ट्रिक के बाद में जिले का नाम इसलिए दिया है ताकि आपको याद रहे कि ये झील किस जिले की है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से आप देखते हैं हम कितने अच्छे से आपको समझ आएगी दोस्तों। खुर से है उत्तराखंड के, यहाँ पर एक चीज आपको और बता देते हैं इसके बारे में, तो ये नैनीताल है दोस्तों, ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में है। ये कहाँ पर है, कुमाऊं मंडल में है। दोस्तों एक और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कुमाऊं मंडल की सबसे ज्यादा झील किस जिले में है, तो किस जिले में होगी दोस्तों, नैनीताल में होगी। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि गढ़वाल मंडल की सबसे ज्यादा झील किस जिले में है, तो किस जिले में होगी दोस्तों, जिस जिले का भी हम जिक्र कर रहे थे, चमोली में होगी। दोस्तों इस बात को आप समझ गए होंगे। खुर से क्या है, खुरपा ताल। क्या है दोस्तों, खुरपा ताल। देखिए कितना अच्छे से याद हो गया आपको दोस्तों, ये खुरपा ताल। यानी खुर से खुरपा ताल, सूख से सूखा ही ताल है दोस्तों, सूखा से सूखा ताल। और दोस्तों मल से क्या बनेगा, मलवा ताल। देखिए मलवा ताल कितने अच्छे से आपको याद हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सड़ी से बनेगा दोस्तों सड़िया ताल। कौन सा बनेगा, सड़िया ताल। उसके बाद दोस्तों हरी से बनेगा, आप सभी को पता है हरीश ताल। दोस्तों मैंने यहाँ पर हरी पे मात्रा दूसरी दी थी, परंतु आपको हरीश ताल ऐसे लिखना है। हरीश में दीर्घ संधि होती है, हरी प्लस ईस से बनेगा, तो यहाँ पर हरी शब्द ऐसे ही लिखा जाता है, परंतु इससे आपको ट्रिक है, ये समझना है आपको। हरीश ताल, अगर आपसे पूछा जाए हरीश ताल कहाँ पर है दोस्तों, तो आप बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं नैनीताल में है। और सात से दोस्तों कौन सा है, सात ताल, सात ताल। और दोस्तों नौ कुछिया, ये तो मैंने पूरा नाम ही दे दिया दोस्तों, ये है नौ कुछिया ताल। और नौ कुछिया ताल की आपको दोस्तों सभी को बहुत अच्छे से विशेषता पता है कि नौ कुछिया ताल उत्तराखंड का, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, गढ़वाल मंडल में पड़ता है। और सॉरी क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, कुमाऊं मंडल में पड़ता है, कुमाऊं मंडल में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा ताल कौन सा है, वो तो नौ कुछिया ताल होगा ही, लेकिन साथ ही साथ गढ़वाल मंडल का, गढ़वाल मंडल और पूरे उत्तराखंड का भी ये क्या है, सबसे बड़ा ताल है, कुमाऊं मंडल का होगा। यानी यहाँ पर लिख देते हैं उत्तराखंड का और कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा ताल, कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा ताल। और जब गहरा ताल है तो दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि गहराई कितनी होगी, वो भी लिख दीजिए आप, कितनी है दोस्तों, 40 मीटर। ये 40 मीटर इसकी गहराई है दोस्तों। ये उत्तराखंड और कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा ताल है। और दोस्तों इसकी और बहुत अच्छी सी एक और विशेषता है नौकुचिया ताल की। ये नौकुचिया ताल पे जाना मात्र ही ऐसा माना जाता है जैसे पुष्कर तीर्थ पे जाया गया हो दोस्तों, पुष्कर तीर्थ के समान या हर की पौड़ी के समान माना जाता है। कहाँ पर माना जाता है दोस्तों, नौकुचिया ताल पर। इसकी अपनी क्या विशेषता है, एक इसकी अपनी विशेषता यह है दोस्तों कि इस ताल के 9 कोने हैं। और दोस्तों 9 के 9 कोने, जब भी तो नौकुचिया ताल है ये,
और 9 के 9 कोने एक साथ किसी को भी नहीं दिखाई देते हैं। और जिसको ये 9 कोने दिखाई दे जाते हैं दोस्तों, ये ऐसा माना जाता है कि उसका जीवन नहीं रहा। ऐसा 1-2 उदाहरण मिला है यहाँ पर पुस्तकों में पढ़ने को हमें। तो दोस्तों ये 9 कुछिया ताल है, इसका पता चल गया हमें। फिर हम देख लेते हैं अगला ताल। भीम से क्या है दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, भीम ताल। और दोस्तों नैनीताल से खुद भी नैनीताल है। नैनीताल यहाँ जिले का भी काम कर रहा है और नैनीताल नैनीताल झील भी है दोस्तों। आपको पता है जिसका नाम नैनी झील है या नैनीताल है, तो ये खुद भी एक क्या है, नैनीताल या नैनी झील है। क्या दोस्तों, नैनीताल या नैनी झील। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अब एक चीज आप बहुत अच्छे से, यहाँ पर एक चीज आप ये देख लीजिए कि कुल कितने ताल हो गए नैनीताल में। 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों यहाँ पर 7 8 ये वाला आएगा 9। तो दोस्तों नैनीताल में जो 9 झील है वो आपके सामने उपस्थित है। दोस्तों ये नैनीताल जो झील है इसी के ही पास है नैना पीक मंदिर। क्या है, नैना पेक भी यहीं पर, नैना पेक मंदिर भी और नैना पेक पर्वत चोटी भी दोस्तों यहीं पर है। जो नैनीताल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो इसी के पास है। इसे हम चाइना पीक भी कहते हैं या नैना पेक भी कहते हैं। और दोस्तों इसके इसी झील की एक बहुत अच्छी सी विशेषता है, किसकी, नैनीताल की। नैनीताल की लिखते जाइए आप नोट्स, मैं बोलता जाऊंगा। इसको स्कंद पुराण में क्या कहा गया है दोस्तों, तिर ऋषि सरोवर कहा गया है। तिर ऋषि सरोवर या पुलस्त्य सरोवर या अत्रि सरोवर कहा गया है। और दोस्तों ये झील 2 भागों में विभाजित है, एक तल्ली ताल और दूसरा मल्ली ताल। इस चीज का आपको पता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसके लिए इतनी ही जानकारी बहुत हो सकती है। तो इनको बस याद रखना है, खुर खुर सूखा मल सड़ी हरिसात नौ कुछिया भीम नैनीताल में। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। और बाकी मैंने बहुत सारे झीलों की अलग अलग वीडियो में मैं अलग अलग झील की ट्रिक बताता जा रहा हूँ आपको, उसको आप याद करते जाइए, ये आपकी चीजें हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हो बाबा केदारनाथ की। और इसको लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो पर अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली सीरीज में दोस्तों, जब तक के लिए बाबा केदारनाथ की जय हो।